हाँ तो दोस्तों, आज हम होम फर्स्ट फाइनेंस के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आपको ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम मेनली यहाँ पे कोई पीपीटी आपको नहीं बताने वाले। नॉर्मली मेरा जो व्यू रहेगा, यानी कि जो थोड़ी बहुत यहाँ पे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे कंपनी के से रिलेटेड क्या व्यू है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली ये जो कंपनी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है यहाँ पे जो लोअर इनकम वाले और उसके अलावा जो मिडिल इनकम वाले जो ग्रुप होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इनको जो घर लेना होता है तो उन्हें ये कंपनी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इन्हें नॉर्मली बैंक ज़्यादा लैंड करने का काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये कंपनी जिन्हें लोन देने का काम करती है। और नॉर्मली अगर आप अगर आप लोन दे रहे हो जहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट ये जो कंपनी चार्ज करती है वो बैंक के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के कुछ पिछले साल के प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए पिछले साल लगभग 230 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया था। और अभी लगभग 6000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अराउंड 27-28 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और लगभग 7000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का ईवीएम हो गया, यानी कि इतने की कंपनी की अभी लोन बुक हो चुकी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अराउंड अगर जो कंपनी 30-35% से अपनी लोन बुक को ग्रो कर रही है, अपने प्रॉफिट की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-35% से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 27 का जो पी यहाँ पे हमें कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीजी रेशियो के टर्म्स में यहाँ पे ये कंपनी हमें अभी सस्ती नजर आती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्टॉक का रीजन कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक नहीं चला। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लगातार प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हैं, जो लगातार अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये स्टॉक हमें नहीं चलता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 1000 के लगभग ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से अगर आप देखोगे अराउंड 30% का फॉल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और अभी मार्केट में जो रिकवरी हुई है वहाँ पे ये स्टॉक के नाम में रिकवरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन देखिए, अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे किसी और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बेचा था, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा ये कंपनी के अंदर हमें फॉल देखने को नहीं मिला था, लेकिन वहाँ से कोई हमें रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है। अराउंड उसी के लगभग हमें ये जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी बाहर से पैसा लेती है, यानी कि डेट के थ्रू ये कंपनी पैसा रेज करती है, फिर उसे आगे हायर यील्ड पे ये कंपनी पैसा देने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे पिछले एक साल से एक हायर इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो रहा है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो इनके जो कस्टमर्स है तो उनको इन्होंने पूरा जो इनका जो यील्ड इनका बढ़ा है, यानी कि सपोज अगर इन्होंने 10% पे पैसा उठाया और आगे इन्होंने अपने कस्टमर को 16% पे दिया हुआ है, लेकिन अगर सपोज अगर इनकी कॉस्ट अभी 12% की, तो अभी ये कस्टमर से भी 17% ये कस्टमर से भी चार्ज कर रहे हैं। यानी कि जो 2% का जो इनका कॉस्ट अभी पूरा बढ़ा है, तो वो इन्होंने अभी तक अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है अभी 230 करोड़ की, तो यहाँ पे एक हायर जो कॉस्ट इनकी लग रही है अभी फाइनेंस कॉस्ट, जो इन्होंने अपने कस्टमर को अभी पास ऑन नहीं किया, तो उसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो 10 से 15 करोड़ मुझे लगता है कि नेट प्रॉफिट का नंबर वहाँ पे कंपनी का भी हमें कम नजर आता है। तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी जब से अभी आरबीआई ने अगर आप देखोगे तो रेपो रेट पे पॉज लगा दिया था, और अगर अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के बाद में जब रेपो रेट हमें कट होती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पे जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कि जो कंपनी ने पैसा बाजार से उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर जो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो लगभग 10 से 12 करोड़ का तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लगभग अगर 25-30% से अगर कंपनी की लोन बुक ग्रो होगी, तो लगभग 35 से 40% यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड बी की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए अगर हम लगभग 30-35% के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो अगर अगले साल कंपनी 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर कंपनी करती है, तो अभी 6000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड भी हमें यहाँ पे कंपनी का 20 के नजर आता है, और जो कंपनी लगभग 25-30% से ग्रो हो रही है। और मेरे ख्याल से अगर अगले साल एक लोअर इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो अगर मार्केट में रहता है, तो वहाँ पे लगभग 40 से 50 का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को दे सकता है। जो कि अगर आप देखोगे एसेट क्वालिटी कंपनी की काफी अच्छी और इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। और अगर कंपनी थोड़ा बहुत लेवरेज वगैरह लेके अगर करेगी काम, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो 35-40 का पी रेशियो यहाँ पे मिल सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे मुझे कोई डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे कंपनी का काफी कम नजर आता है। लेकिन देखिए, अगर ये स्टॉक को चलना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी म्यूचुअल फंड वगैरह वाले को इनको यहाँ पे आके अच्छी खासी बाइंग करनी पड़ेगी, या फिर किसी एफआईआई को आके यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करनी पड़ेगी, फिर ये स्टॉक चलेगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे सेलिंग यहाँ पे मार्केट में हुई है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई मारना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम 5 साल के नज़रिए से अगर हम बात करेंगे, तो देखिए अगर 5 साल में लगभग जो कंपनी की अर्निंग्स है, यानी कि अगर अभी कंपनी 230 करोड़ कमा रही है, अगर 5 साल में अगर हम ये मान के चल
चलते कि लगभग अगर कंपनी 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर करती है, यानी कि अगर अभी कंपनी 26 रुपये पर शेयर कमा रही है, तो अगर आने वाले 5 साल में अगर वो 50 रुपये का ईपीएस अगर कंपनी का होता है, अगर 20% का कंपनी का अगर डिविडेंड पे आउट होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 10 का आपका डिविडेंड भी यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगातार यहाँ पे डिविडेंड भी आपका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे, अगर स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक आवाज फाइनेंशियल हमें नजर आता है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस, हमें यहाँ पे ये दो कंपनी जिसके अलावा और नजर आती है। लेकिन अगर हम आवाज फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो उसकी लोन बुक इससे भी हमें डबल नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे परसेंटेज वाइज ग्रोथ यहाँ पे हमें होम फर्स्ट फाइनेंस की ज्यादा देखने को मिल सकती है, और वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम पी रेशियो पे हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपांशन मुझे लगता है कि होम फर्स्ट फाइनेंस में मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक लोअर बेस इफेक्ट है, तो उसकी कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। और एप्टस हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको इस कंपनी में क्यों पैसा डालना चाहिए, क्योंकि देखिए एप्टस हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे काफी ज्यादा हायर यील्ड पे, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे वो कंपनी लोन देने का काम करती है, तो वहाँ पे मार्केट साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। अगर आप देखोगे एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोन बुक की अगर हम बात करेंगे, जितनी होम फर्स्ट फाइनेंस की लोन बुक है उतनी उनकी लोन बुक है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो उनका नेट प्रॉफिट एकदम डबल है, और उनका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे अराउंड 13-14 हज़ार करोड़ के लगभग का उनका मार्केट कैप है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस के अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उन दोनों कंपनीज के कंपेरिजन में अगर देखा जाए मुझे यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे ये कंपनी अच्छी नजर आती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड रिस्क भी काफी कम है, और जैसे ही यहाँ पे रेपो रेट कट होना स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जब जो इंटरेस्ट रेट जब लगातार बढ़ रहे थे तभी से ही एनबीएफसी नहीं चलना चालू हुए थे, और उसके बाद से अगर आप देखोगे जब मुझे लगता है कि अगर रेपो रेट जब कट होंगे तो फिर से ये जो एनबीएफसी कंपनीज है ये फिर से हमें चलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपका 4-5 साल का अगर आपका नजरिया एक अच्छा खासा, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पॉइंट से अगर आपको कंपनी में पैसा डालना है, अगर आपको मार्केट को बीट करना है लगभग 20-25% सीएजीआर से अगर आपको रिटर्न वाला अगर आपको स्टॉक चाहिए, तो मेरे ख्याल से होम फर्स्ट फाइनेंस ये कंपनी हो सकती है। लेकिन कोई हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट से जिस तरीके से अभी मार्केट में रिकवरी हुई ये स्टॉक के नाम में रिकवरी होती हुई नजर नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट होंगे तभी ये स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आएगा। उससे पहले मेरे ख्याल से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ये स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आएगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं होप करता हूँ कि आपको होम फर्स्ट फाइनेंस का जो स्टॉक एनालिसिस हमने किया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।